नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो एक नवविवाहित जोड़े के जीवन को नरक बना देती है। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक जिद्दी जिन की जो इंसानी रिश्तों को तोड़ने की कसम खा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और जब मैं अपनी ये डरावनी कहानी आप लोगों के लिए भेज रहा हूं, तो इस वक्त मैं शिवपुर की एक स्टील फैक्ट्री में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूं। यहां पर मेरी अच्छी खासी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है, साथ ही मेरे 2 बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। साथ ही मेरी पत्नी नैना भी बहुत सुलझे हुए दिमाग की है। इतनी अच्छी जीवन साथी को पाकर मेरी लाइफ पटरी पर जैसे दौड़ी चली जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक अच्छे दौर से गुजरने के लिए कभी कभार इंसान को बहुत बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। और आज की इस कहानी में मैं मेरी लाइफ के एक ऐसे ही बुरे दौर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिस वक्त मेरी जिंदगी का हर पल बस डर और खौफ में ही निकलता था। क्योंकि उस टाइम पर मुझे हमेशा यही डर सताता रहता था कि शायद वो अब भी मेरे आसपास ही हैं और उसकी वो डरावनी आंखें अब भी कहीं से छिपकर मुझे ही देख रही हैं। और अगर गलती से भी रात के वक्त अंधेरे में मुझे उसकी वो डरावनी आंखें दिखाई दे गई तो फिर मेरी क्या हालत होगी, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। खैर, चलिए इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी ये समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि शिवपुर में तो मेरी जॉब लगी है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ, पर वैसे मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश के चंपानगर जिले का था। वहां पर भी मैं धनौरी नाम के गांव में रहता था। अब ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल से निकलकर चंपानगर के कॉलेज में आया था और कॉलेज में जब मेरा MSSC का फाइनल ईयर था, उसी दौरान मेरी नैना से मुलाकात हुई। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। दरअसल वो मेरा फाइनल ईयर था, तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब के बारे में भी सोचूं। इसीलिए मैं कंपटीशन की तैयारी में लगा रहता था। अब कोर्स तो मैं आराम से कर लेता था, लेकिन लाइब्रेरी में बैठकर ज्यादातर मैं कंपटीशन के बारे में ही पढ़ा करता था। मैं पढ़ाई में डूबा हुआ था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब कोई लड़की आकर मेरे पास से निकल कर गई और उससे मेरी किताब गिर गई। जब उसने मुझसे कहा, सॉरी धोखे से मेरा हाथ लग गया तो आपकी किताब गिर गई, ये लीजिए मैं आपकी किताब उठाकर आपको दे देती हूँ। उसने किताब उठाकर मुझे दे दी। तब मेरा ध्यान उस पर गया तो मैंने देखा कि वो एक बेहद खूबसूरत लड़की है जो मुझे सॉरी बोल रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और ये तो अजूबा हो गया है मिस। उसने सवाल भरी निगाह से मेरी तरफ देखा और कहा, कैसा अजूबा? मैंने हंसते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, यही कि इतनी खूबसूरत लड़की और सॉरी बोले। सबसे बड़ी बात कि अपनी गलती माने। लड़कियां अपनी गलती कभी नहीं मानती हैं, और ऊपर से खूबसूरत लड़की को तो सर्टिफिकेट मिला होता है कि वो नजाकत दिखाए, गुस्सा दिखाए, अदाएं दिखाए, कुछ भी करे, लेकिन अपनी गलती नहीं मान सकती क्योंकि गलती वो करती ही नहीं है। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैं उसकी हंसी को देखता ही रह गया। उसने मेरी इस नज़र को एक पल में ही भांप लिया और वो बोली, बाय द वे मेरा नाम नैना है और मैं MSSC के फर्स्ट ईयर में आई हूँ। मैंने भी उसकी इस बात को सुनकर तपाक से जवाब दिया, और मैं विवेक हूँ, मैं MSSC फाइनल में हूँ, यानी कि आप आए और हम गए। नेक्स्ट ईयर में शायद मैं इस कॉलेज से चला जाऊं। इस बात पर वो फिर से हंस पड़ी। वो बात बात पर उसका हंसना और बड़े कॉन्फिडेंस से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ताज़ा हवा के झोंके की तरह पहले दिन से ही मेरे दिल में उतर गई। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में ही पसंद आ जाते हैं और हमेशा के लिए मन में बस जाते हैं। मैंने किताब उसके हाथ से ले ली। अब मैंने नैना की ओर देखा। वो खूबसूरत तो थी ही, साथ ही उसकी आंखों में गजब का कॉन्फिडेंस था। उसके खुले हुए लंबे बाल पीठ पर लहरा रहे थे। ऐसे सिल्की बाल मैंने बहुत ही कम लड़कियों के देखे हैं। उसकी आंखों में चमक थी, जिंदगी की ऐसी चमक जो कुछ करना चाहती है, और चेहरा तो ऐसा था कि मैंने जो एक बार उसकी तरफ देखा तो नजर ही नहीं हटी। मैं देखता ही रह गया। मुझे ये ख्याल भी नहीं रहा कि लड़की क्या सोचेगी, लेकिन लड़की ने क्या सोचा उसके चेहरे से पता चल गया। मुझे ऐसे टकटकी लगाकर घूरते हुए देखकर वो लड़की मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। उसके बाद मैं नैना के बारे में सोचने लगा। अक्सर वो मुझे इधर उधर कहीं कहीं दिख जाती थी। कभी कैंटीन में दिख जाती तो कभी लाइब्रेरी में। कहते हैं जहां चाह होती है वही राह होती है। मैं इतना नैना के बारे में सोच रहा था तो इसका असर नैना पर भी पड़ा। शायद यही टेलीपैथी होती है कि कोई चाहने वाला सोचता है तो उसका संदेश मन की तरंगों से उस तक पहुंच जाता है। और कहते भी हैं दिल से दिल की राह होती है। अगर तुम जिसे शिद्दत से चाहो तो कुदरत भी उसे मिला देती है। यही हाल नैना और मेरा हुआ। अगर मैंने नैना को पसंद किया तो नैना भी इस बात से अनजान नहीं थी। वो मेरी इस मजनूगिरी को पसंद कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। दरअसल कॉलेज के नए नए दिन और नई नई उम्र में लड़के लड़कियां फिल्मी दुनिया में रहते हैं। वे अपने आप को किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं समझते। ये हाल अगर मेरा था तो नैना का भी यही हाल था। जल्दी ही मेरी उससे बातचीत भी होने लगी और मैंने उसे कैंटीन में चलकर काफी पीने के लिए कहा तो उसने मना नहीं किया। अब उसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसका नेचर भी मुझे भाने लगा। वो दिल से भी बहुत प्यारी थी, हमेशा सबकी मदद करने वाली, मीठा बोलने वाली और नरम दिल की थी। अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में जैसा सोचा
था तो वो बिल्कुल नैना जैसी ही थी। सीधे सीधे कह दूं तो मुझे नैना के रूप में अपनी लाइफ पार्टनर दिख रही थी। बस नैना से ही पूछना था। एक दिन मैंने बड़ी हिम्मत करके पार्क में उससे अकेले में पूछा कि मेरे बारे में उसकी क्या राय है, तो उसने मुस्कुराकर अपनी निगाहें झुका ली। अब लड़कियों की मुस्कुराहट को समझ लीजिए, वो इकरार ही होता है। खैर, मैंने उसके इस खामोश इकरार को अपनी बातों से कह दिया। मैंने उससे पूछा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, ऐसे नहीं, तुम भी इजहार करो। तो नैना ने शर्माते शर्माते कह दिया कि हाँ, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनते ही मेरी दुनिया में खुशियों के फूल खिल गए। उस दिन के बाद तो सब बदल गया। कॉलेज का हर दिन खूबसूरत लगने लगा। हम साथ पढ़ते, साथ हंसते और कभी कभी लड़ते भी, लेकिन बिना बात किए रहा नहीं जाता था। हम फोन पर एक दूसरे से घंटों बातें करते। जैसे ही मौका मिलता मैं उसे फोन मिला देता। नैना पहले शुरू में अपने घर वालों से छिपकर बात करती थी, फिर वो अपने कमरे में लंबी लंबी बातें करने लगी और एक दिन उसके घर वालों को शक हो गया। जब उन्होंने नैना से पूछा तो नैना ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन एक बार जब शक हो जाता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है। उसके सिस्टर ने चुपके से उसका मोबाइल चेक किया तो सारी कहानी पता चल गई। उसने वो चैटिंग घर वालों को दिखा दी। नैना की मां पुराने विचारों की थी, वो रोने धोने लगी और उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया, तुझे पाला पोसा और कॉलेज में पढ़ने भेजा था कि एक दिन तू मेरी नाट कटाए? नैना पर पाबंदी लगा दी गई। उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया गया और उसका मोबाइल भी ले लिया गया। इधर मेरे यहाँ क्या हुआ कि मैं सवेरे उठा तो बाथरूम में नहाने के लिए गया। उधर पापा मुझे ढूंढते हुए आए। मेरे बेड पर मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था। उन्होंने मोबाइल यूं ही उठा लिया और देखने लगे तो उसमें नैना का फोटो था। तो उन्होंने गैलरी खोली तो मानो गजब ही हो गया। वहां एक फोटो नहीं, मेरे और नैना के अलग अलग और बहुत ही करीबी पोज के सैकड़ों फोटो थे। बस उनका पारा चढ़ गया। उधर मैं बाथरूम से बाहर आया तो उनके गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा देखकर समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब उनके हाथ में मोबाइल देखा तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी पोल खुल गई है। गुस्से में गुर्राते हुए पापा ने कहा, क्या है ये सब, और मोबाइल को जोर से बेड पर फेंका। मैंने बड़ी नरमी से आज्ञाकारी बेटे की तरह कहा, जी पापा, ये नैना है, मैं इससे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर तो घर में जैसे तूफान आ गया। मेरी मां मेरी शादी के लिए बड़े बड़े सपने देख रही थी। उन्होंने मेरी शादी मेरे परिचित लोगों में ही पता नहीं कितने वर्षों से और पता नहीं कितनी जगह तय कर रखी थी। उन्हें तो बस लड़की पसंद करनी थी कि कौन सी लड़की से शादी करनी है। उधर पापा ने अपने दोस्तों में मेरी शादी का प्रसाद बांट रखा था कि भाई लड़के की अच्छी शादी कराओ। जैसे मेरा इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। मैं तो जैसे पड़ोसी हूं, बस चुपचाप अपनी शादी देखूंगा। मुझसे पूछने की या सलाह लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पता नहीं अपने इंडिया में ये माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों होते हैं कि उनकी पसंद पर भड़क जाते हैं। मतलब यह है कि मम्मी पापा दोनों ही भड़क गए और घर में मेरी ऐसी की तैसी हो गई। खाना पीना दुश्वार हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से भाग कर जाऊं कहाँ। ना तो मेरा कोई ठौर ठिकाना था और ना ही मेरे कोई ऐसे दोस्त थे जो मुझे 2 दिन भी टेक लेते। आखिरकार 2-3 दिन के नाटक के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो नैना से, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर मैं घर से चला गया। पूरे दिन मैं इधर उधर घूमता रहा, मेरा किसी काम में मन नहीं लगा। और जब शाम हो गई तो घर से फोन आने लगे, कितनी देर में आएगा? मम्मी कह रही थी, खाना बनाकर रख दिया है, तेरा इंतजार हो रहा है। पापा कह रहे थे, इतना गुस्सा हो गया कि अभी तक घर नहीं लौटा। मैं तब भी नहीं किया। एक पार्क में मैं बेंच पर बैठा रहा और जब रात हो गई तो मैं वहीं लेट गया। घर से बराबर फोन आ रहे थे। धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था। मैंने अपना पता भी नहीं बताया था कि मैं हूं कहां। आखिरकार पापा का फोन आया। अरे बाबा, तू बचपन से ही ऐसा रहा है, अपनी ही बात मनवाता है। तुझे तो तेरी मम्मी ने बिगाड़ कर रखा ही है। तुझे जो करना है सो कर, लेकिन कम से कम घर में तो आ। मैंने तब भी कह दिया कि नहीं, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नहीं आऊंगा। तो पापा ने साफ साफ शब्दों में कहा, अच्छा तू घर आ जा, मैं तेरी शादी नैना से ही करूंगा और किसी शादी की बात ही नहीं करूंगा। तो मैंने कहा, मम्मी भी तो ये बात कहे मुझसे, मैं घर आ जाऊं और फिर से वही नाटक होने लगे। तो फिर फोन मम्मी ने लिया और कहने लगी, तेरे पापा ने तुझे शुरू से सर पर चढ़ा रखा है और जब उन्होंने ही कह दिया तो फिर मुझे क्या, तेरी नैना से ही शादी करूंगी, तू घर आ जा। मैं तो ये बात सुनकर खुशी से झूम उठा और मैं जल्दी घर पहुंच गया। वहां वाकई में सब लोग खाना लिए बैठे थे। मेरी बहन रचना और भाई सचिन मेरी तरफ गुस्से से घूर रहे थे। उन्हें तो मेरे कर्म पता ही थे और मेरी नाटकबाजी भी अच्छे से पता थी। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा तो व्यंग्य से कहने लगे, लो महाराज आ गए हैं, पहले माला डालकर स्वागत करो फिर खाना शुरू करो, हम लोगों को भी भूख से मार डाला। इस समय मामला सेंसिटिव था इसलिए कुछ कह नहीं सकता था, बस उन्हें दुर्वासा की तरह घूर कर रह गया। और कोई टाइम होता तो ढंग से बताता, हम लोगों की मार पिटाई और नोकझोंक चलती ही रहती थी। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। हमारे घर की यही तो एक खास बात है कि रात का खाना हम सब लोग एक साथ ही खाते हैं।
अगर कोई मेंबर बाहर गया है तो जब तक वो आ नहीं जाता तब तक सब लोग बैठे रहेंगे, उसके आने पर ही खाएंगे। ये शुरू से नियम बना है तो आज तक चला ही आ रहा है। हम सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। आज माहौल बहुत गंभीर था, हालांकि गंभीरता मम्मी पापा के चेहरे पर ही थी। अब सचिन और रचना के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। वे दबी दबी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे पापा ने कहा, लड़की के घर वालों को यह बात पता है? अगर नहीं पता है तो उन्हें बताओ, अपने रिश्ते की बात करो। अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम तो ये सोचते थे कि तुम्हारी शादी ज्यादा अच्छी हो जाए, इसलिए मना कर रहे थे। उधर नैना के घर में भी यही मचा हुआ था। नैना खाना पीना छोड़े हुए थी और कह रही थी कि लड़के में कमी क्या है, पहले उसे देख लो फिर कमी निकालो, कैसे ही मना किए जा रहे हो। आखिरकार धीरे धीरे उसने भी अपने घर वालों को मना ही लिया और हमारी शादी की बात होने लगी। दरअसल प्यार का नाम लेते ही माँ बाप भड़क जाते हैं, इसलिए अगर अच्छी चॉइस हो तब भी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब नैना के घर वाले मुझसे मिले और मेरे घर वालों ने नैना को देखा तो वो सब लोग एक दूसरे पर लट्टू ही हो गए और आपस में ऐसे घुल मिल गए जैसे पानी में शक्कर घोलकर शरबत बनाया जाता है। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और उन लोगों ने फटाफट शादी की डेट भी निकलवा ली। फिर हमारे आने वाले दिन मस्ती से और खुशियों से भरे हुए थे। बस हमारे एग्जाम का इंतजार था। छुट्टियों में शादी की डेट निकली थी जिससे पढ़ाई खराब ना हो। हम लोगों के एग्जाम निपट गए। अब कुछ और काम रह ही नहीं गया था। मैं रचना और सचिन के साथ शॉपिंग करता, नैना से घंटों फोन पर डिस्कस करता कि मैं अपने फोटो किस पोज में क्लिक करवाऊंगा और दोस्तों के साथ कैसे कैसे पोज में फोटो खिंचवाए जाएंगे।
नैना तो मुझे चिढ़ाने के लिए मम्माज बॉय भी बोलने लगी थी। हमारे दिन बहुत हंसी खुशी से गुजरे थे, लेकिन आते समय सारी हंसी खुशी मिट्टी हो गई जब हम घूम कर लौटे थे। तो मन बिल्कुल खुश था, लेकिन सच बताऊं तो जो बला हमारे साथ आई थी वो सिर्फ खौफनाक ही नहीं थी, बल्कि जिद्दी भी थी, जिसने हम लोगों को छका दिया। कुछ ऐसी आफत थी जो नैना के अंदर समा गई थी और धीरे धीरे हमारी खुशियां खाने लगी। घर लौटे कुछ ही दिन हुए थे। सुबह सुबह नाश्ते की डिमांड अलग अलग होती है। रचना को पोहे चाहिए तो सचिन को ब्रेड रोल, पापा को दलिया अच्छी लगती है तो पहले तगड़ी डिस्कस होती है कि एक ही नाश्ता डिसाइड कर लिया जाए, वही बनेगा। क्योंकि रचना कुछ करना नहीं चाहती हैं तो मम्मी को ही बनाना पड़ता है। लेकिन जब से नैना आई हैं तो नैना मम्मी का हाथ बटाती हैं और कभी कभी तो मम्मी से कह देती हैं कि मैं नाश्ता बना लूंगी, आप सबके साथ बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। तो हम लोगों की भी अब यही आदत पड़ने लगी है और नैना के हाथ का नाश्ता और खाना बहुत जायकेदार होता है। तो आज भी हम लोग सवेरे से ही नाश्ते की मेज पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, तभी रसोई से गैस की तेज गंध आने लगी। मैं दौड़ता हुआ किचन में गया तो मैंने देखा कि नैना रसोई में खड़ी थी। गैस चालू थी पर कोई बर्तन चूल्हे कर नहीं था। वो बस एकटक खिड़की के बाहर देख रही थी और बिल्कुल चुप थी। मैंने चौंक कर कहा, नैना ये क्या कर रही हो? गैस चालू है, ऐसा कहकर मैंने कांपते हाथों से गैस बंद की। वो अजीब ढंग से मेरी तरफ देखती हुई बोली, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला कि मैं क्या कर रही हूँ? अरे मैं कुछ भी करूँ तुझसे क्या, तू तो वैसे भी मेरे हाथों से मरने वाला है। उसकी ऐसी अनशन बातें सुनकर मैं बौखला गया और उसे कंधों से झकझोर कर बोला, नैना होश में आओ, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो? लेकिन नैना मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखती हुई चुप खड़ी रही। वो कुछ भी नहीं बोली। उसे बराबर ऐसे घूरते देखकर मैं घबराने लगा। मैंने उससे कहा, नैना कुछ तो बोलो, क्या बात है? बाहर से आवाज आई, भाई क्या बात है? नाश्ते में इतनी देर क्यों हो रही है? मम्मी किचन में आ गई, उनके पीछे रचना भी आ गई। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, क्या भाभी आप भी बस कमाल करती हो, आज नाश्ते में देर कर दी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। क्या बन चुका है, लाओ वही खा लूं। नैना ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब उसने अजीब ढंग से घूरना बंद कर दिया था, लेकिन बड़बड़ा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मम्मी और रचना हैरान रह गई। मम्मी ने नैना को पुकारा, नैना बेटा ये क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो? नैना उनकी तरफ देखकर बोली, वो मुझे बुला रहा है खिड़की के बाहर, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? उसकी इस बात को सुनकर हम सब लोग हैरान रह गए और घबराहट सी होने लगी कि आखिरकार इसको हो क्या गया है। सबने बाहर झांका, वहां कोई नहीं था। तभी अचानक जो हुआ उसे देखकर हम सब लोग डर गए। नैना अचानक से बेहोश होकर फर्श पर ही गिर गई। मैं नैना को उठाकर रूम में ले गया, वहां उसको बेड पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी छिड़का, लेकिन वो होश में नहीं आई। मम्मी कहने लगी कि शायद गर्मी की वजह से परेशानी है या दिमाग पर कुछ टेंशन है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, डॉक्टर को बुला कर ले आओ। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर डॉक्टर रॉय को फोन किया, वही हम लोगों का इलाज करते थे। हम लोग बेचैनी से उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में वे आ गए। स्टेथोस्कोप निकालकर वे उसकी जांच करने लगे। तभी नैना एकदम से उठ बैठी और डॉक्टर का गला पकड़ लिया और उनसे मर्द की आवाज में गुर्राती हुई बोली, तेरे को किसने बोला यहाँ आने को? चुपचाप फुटले साले, वरना वो हाल करूंगा कि पहचान में नहीं आएगा। फिर डॉक्टर को झकझोर कर जोर से धक्का दे दिया और खुद भी बेड पर कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ी। डॉक्टर दूर जा गिरे और फटी फटी आंखों से नैना को देखने लगे। नैना की ऐसी हरकत देखकर मम्मी, रचना और सब लोग हैरान रह गए। सबके चेहरों पर डर छाया हुआ था। सबने डरी हुई निगाहों से नैना की ओर देखा। अब वो गहरी नींद में सो रही थी। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और जाने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इसका इलाज दिमाग के डॉक्टर से करवाऊं, मेरे वश का नहीं है। अब सब लोग चिंता में पड़ गए, लेकिन अब नैना बिल्कुल शांत होकर नींद में डूबी हुई थी। उसको ऐसे ही सोते सोते काफी देर हो गई थी। सवेरे सवेरे ही आफत आ गई थी। रचना को नैना के पास छोड़कर मम्मी किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नैना की तरफ से अब कोई हलचल नहीं थी। मम्मी नाश्ता बनाकर सबके लिए ले आई और नाश्ते की टेबल पर लगा दिया। तभी नैना भी उठकर बैठ गई। अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अपने आसपास बैठे हुए सब लोगों को देखकर उसने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? और मैं तो नाश्ता बनाने के लिए गई थी, मैंने गैस ऑन कर रखी है। ऐसा कहकर वो तेजी से किचन की ओर बढ़ी। मैंने उसे रोका और कहा, नाश्ता लाकर मम्मी ने लगा दिया है, तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया, सबसे उल्टा सीधा बोल रही थी। ऐसी बातें सुनकर नैना हैरान थी। वो बोली, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मैं तो नाश्ता बनाने गई तो जैसे ही मैंने गैस ऑन की मुझे लगा कि कोई सिर पर बैठ गया है, बस तब से अब होश में हूँ। नैना की बातें सच थी। असली बात का मुझे पता था कि क्या बात है, लेकिन घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया था। अब तो खुद ही उन्हें पता चल जाएगा। नैना को ले जाकर मैंने नाश्ते की टेबल पर बिठा दिया और उसे नाश्ता करवाया। फिर सब नॉर्मल हो गया। रति भी बिल्कुल ठीक हो गई। घर में सब लोग टेंशन में आ गए थे, इसलिए पापा ने शाम को बाहर खाने का प्रोग्राम बना लिया। शाम को जब वे ड्यूटी से बाहर आए तो हम सभी लोग इकट्ठे खाना खाने के लिए गए। ये शाम खुशनुमा हो गई, सबका मूड भी फ्रेश हो गया। काफी देर तक हम सब लोग बातें करते रहे। सचिन ने इतने चुटकुले सुनाए कि सबका हंसते हंसते पेट फूल गया। रचना ने भी इधर उधर की गपशप की। फिर हम सब लोग अपने अपने कमरों में लेटने के लिए चले गए। मैंने बड़े प्यार से उसके बालों की लट को एक साइड किया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, नैना
तुम परेशान हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा। नैना ने तुरंत ही मेरा हाथ झटक दिया और बड़े रूखे लहजे में बोली, मेरा बात करने का मूड नहीं है। मैंने नैना से फिर बात करने की कोशिश की। वैसे कुछ देर पहले तो नैना काफी खुश थी, लेकिन मुझसे बात करने का नैना का मूड नहीं था, इसलिए मैंने भी उससे कोई जबरदस्ती नहीं की। लेकिन उसका ये बिहेव मुझे बहुत अजीब लगा कि वैसे तो ठीक है, लेकिन मुझसे बात करने के लिए उसका मूड खराब हो गया। ये कौन सी बात हुई? लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार मैंने उसे आराम करने दिया। जल्दी ही वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर सो गई। मैं काफी देर तक जागता रहा, मोबाइल चलाता रहा। उसके बाद मुझे भी नींद आ गई। आधी रात को ताली की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। रात के 2:30 बजे होंगे। मैं गहरी नींद में था, तभी तालियों की आवाज आने लगी। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा नैना अंधेरे में कमरे के कोने में खड़ी है और हाथों को धीरे धीरे बजा रही है। लेकिन ताली नहीं थी, वो जैसे 2 सूखी लकड़ियों की आवाज हो। मैं उठ बैठा और मैंने पूछा, नैना ये क्या कर रही हो? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। ऐसा लगा कि जैसे उसने मेरी बात को सुना ही नहीं है। वो बिना रुके ताली बजाती रही, फिर बोली, अब तो तू आई गया है विवेक, अब तो खेल शुरू होगा। मुझे उसका ये हाल देखकर घबराहट हो रही थी। मैंने लाइट ऑन की तो वो अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही जाकर मम्मी को और रचना को जगाया। उसकी ऐसी हालत देखकर वे दोनों बहुत परेशान थी। यानी मेरे घर में टेंशन का माहौल बन गया था। जैसा कि डॉक्टर ने बताया था कि इसका इलाज दिमाग के डॉक्टर से करवाओ, तो हमने दिमाग के डॉक्टर से ही दवा ली। उसने जो जो जांचें बताई वे सब जांचें भी हम लोगों ने करवा ली, लेकिन उसकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक निकली। अब उसके तौर तरीके बदलने लगे। वो बाथरूम में जाती और 1 घंटे तक बाहर ही नहीं आती थी। मेरे मन में यही उलझन रहती थी कि आखिरकार इतनी देर तक वो करती क्या है। केवल यही बात जानने के लिए मैंने एक दिन दरवाजा खोल के देखा तो नैना आईने के सामने खड़ी थी, सिर एक तरफ थोड़ा झुका हुआ, और वो खुद अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, नैना ये तुम क्या बोल रही हो? उसने गर्दन धीरे धीरे मेरी तरफ मोड़ी और फिर मुस्कुराई, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो नैना नहीं है। मेरे शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो नॉर्मल हो गई। मैं नैना की ऐसी हालत देखकर परेशान था। एक रात अचानक मैं चौंक कर उठ बैठा। मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। मेरी नींद खुली, पंखा बंद था और कमरे में अजीब सन्नाटा था, लेकिन अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। मैंने उठकर लाइट ऑन की और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। नैना बेड से उल्टी लटकी हुई थी। उसके पैर पलंग पर टिके थे और पूरा शरीर नीचे की तरफ, बाल जमीन से लग रहे थे। आंखें एकदम खुली हुई थी और मुंह से हंसी की आवाज आ रही थी, पर वो हंसी इंसानों से जैसी नहीं थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, नैना प्लीज ऐसे मत करो, ये क्या कर रही हो? लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसे जो करना था वही करती रही। वो धीरे धीरे पलंग पर बिल्कुल किसी जानवर की तरह चढ़ गई, फिर मेरी ओर आई और कान में बोली, अब ये शरीर मेरा है। ये नैना की आवाज नहीं थी और ना ही उसका लहजा था। वो तो इस समय कुछ और ही लग रही थी। मैं बुरी तरह से डर गया और चीखते हुए पीछे हट गया। उसी वक्त उसके मुंह से काला धुआं निकला और वो बेहोश हो गई। इतने दिनों में नैना के इलाज के लिए मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे दवा ना ली हो। अपनी हर कोशिश करके देख ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उधर मम्मी दूसरा इलाज कर रही थी। वो झाड़ फूंक ओझा गुनिया को लेकर आती, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। पापा ने फिर एक नया डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर ने सारी जांचें करवाकर नतीजा ये बताया, ये डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं है, किसी मानसिक बीमारी की भी रिपोर्ट नहीं है, शायद कमजोरी हो, और उसने कमजोरी की दवा लिख दी। अब घर में सबको समझ में आने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। माँ रोज रुद्राक्ष लेकर उसके पास जाती, उसके सिर के चारों तरफ घुमाती तो वो जोर से चिल्लाने लगती। नैना की बीमारी की बात सुनकर उसके मायके से उसकी भाभी और मम्मी उसको देखने के लिए आई तो वो अचानक उन पर चिल्लाई, तुम्हारे अंदर कितना जहर है, तुम्हें भी देख रहा हूँ मैं। अब घर में सब डरने लगे थे। नैना की मम्मी और भाभी डरकर पीछे हट गई और वे मम्मी के पास ड्राइंग रूम में जा पहुंची। उन्होंने मम्मी से कहा, समधन जी, इसके ऊपर किसी जिन या प्रेत का साया है, आप किसी ओझा या तांत्रिक को दिखाइए। ये ऐसे ही ठीक होने वाली नहीं है। ये बीमारी नहीं है कि जो डॉक्टर से दवा लेकर ठीक हो जाए, ये दूसरा ही चक्कर है। मेरी मम्मी को भी ये बात समझ में आ रही थी, क्योंकि इतने दिनों से डॉक्टर से दवा लेते लेते उनका ये भ्रम भी निकल गया था। तब मम्मी ने एक जानकार तांत्रिक को बुलाया। वो आते ही बोला, बहन जी, इस घर में एक भयानक जिन्न का साया है जो किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हर वक्त सबको देख रहा है। उसने एक नींबू नैना के सिर से घुमाकर काटा। नींबू के अंदर का हिस्सा काला था। तांत्रिक ने काफी देर तक तंत्र साधना करके बताया कि इस लड़की पर किसी कब्रिस्तान की आत्मा का कब्जा हो गया है। तुम लोग जहाँ घूम कर आए हो वहाँ से ये साथ आई है और अब ये अकेले नहीं जाएगी। उस दिन पहली बार समझ में आया कि बात बहुत आगे जा चुकी है। अब ये कोई बीमारी नहीं, कोई इंसानी खेल नहीं, ये असली रूहानी बला है। अब नैना को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना था। मैंने उनसे पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा। उन्होंने कुछ रुपयों की मांग की और कहा, सामान लाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मैं इसे मारकर भगा दूंगा। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने एक घेरा खींचा, फिर उसमें बहुत सारी चीजें रखी। उन्होंने नैना को बुलाकर उसे घेरे में बिठा दिया। उसके बाद मंत्र पढ़कर जिनका आवाहन करने लगे। थोड़ी ही देर में नैना झूमने लगी और फिर बड़ी जोर से कर्कश मर्द की आवाज में चिल्लाई, तो फिर मेरे सामने मरने के लिए आ गया। तुझे अपनी जान का बिल्कुल भी डर नहीं है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, वरना देख मैं तेरी क्या गत बनाता हूँ। लगता था कि इस जिन्न से तांत्रिक का वास्ता पहले भी पड़ चुका होगा। जिन्न के इस तरह बोलने से तांत्रिक बाबा ने अपना सामान समेटा और चल दिए। वे मुझसे कहते गए, ये बहुत खतरनाक जिन्न है, मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ।
मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है, तुम कोई दूसरा तांत्रिक देख लेना। तुम्हें ये खतरनाक बीमारी कहाँ से मिल गई? मैंने कहा, जिसकी किस्मत जैसी होती है वैसे ही उसे दुख मिलते हैं। मेरी मथी मारी गई थी जो हमने वहाँ कब्रिस्तान में कदम रखा था। अब मुझे नैना के इलाज के लिए कोई दूसरा ही तांत्रिक ढूंढना था। एक दिन किसी ने दूसरे ओझा के बारे में बताया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, तो मम्मी उनको बुलाकर ले आई। अब घर में हड़कंप था। मम्मी ने एक ओझा जी को बुला लिया। ओझा जी तोंद वाले थे, हकला हकला कर बोलते थे और मुंह में पान दबाए हुए रहते थे। घर में आते ही बोले, जिन की छाया है। या मम्मी बोली, जिन की छाया तो सब बता देते हैं, लेकिन कोई से हटाई भी तो। अब कम से कम आप ही हटा दो। नैना चुपचाप सोफे पे बैठी थी। ओझा जी ने जैसे ही अपने झोले से नींबू लाल मिर्ची निकाला कि नैना जोर से हंसी। बाबा, नींबू लेकर भूत भगाओगे? ओझा जी ने कहा, तो कुछ भी हो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अरे भाग भाग। अगले ही पल नैना ने हाथ उठाकर हवा में कुछ फेंका और बाबा के मुंह से झाग निकलने लगा। वो बोले, हे भगवान, ये तो जिन्न है और मैं तो हल्का फुल्का ओझा हूं, मैं तो इससे जिंदगी में नहीं जीत सकता। और वे ऐसे बाहर दौड़े जैसे किसी ने पीछे पागल कुत्ते छोड़ दियो। उसी दिन रात के करीब 3 बजे थे। मैं सो रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई भारी चीज बैठ गई हो। मेरी सांसें रुकने लगी थी कि तभी मेरी आंखें खुली तो देखा नैना मेरे सीने पर बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी और आंखें इतनी फैल गई थी कि जैसे अभी बाहर गिर पड़ेंगी। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैं हकलाते हुए बोला, नैना, ये क्या कर रही हो? वो मर्द की आवाज में बोली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू नैना के साथ नहीं रह सकता, वो मेरे साथ रहेगी। अब तू खुद ही सोच ले, तेरा मरना क्यों जरूरी है? हम दोनों उसके साथ कैसे रह सकते हैं? तू उसके साथ रहेगा तो मरेगा। और अचानक उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया तो वो जमीन पर गिर पड़ी। मैंने देखा कि जमीन पर गिरते ही वो बेहोश हो गई। मैं जो वहां से भागा तो सीधे मम्मी के पास जाकर रुका। मैं बुरी तरह हाफ रहा था। डर के मारे मेरे माथे पर पसीना छलक रहा था। मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। मम्मी ने जैसे ही सुना कि नैना मेरा गला दबा रही थी, वो बुरी तरह से डर गई। उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा कर लिया। अब पोजीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और हम लोग मजबूर थे। ना कोई ओझा काम कर रहा था, ना कोई डॉक्टर काम कर रहा था। बस हम लोग उस जिन के हाथों टॉर्चर हो रहे थे। अब बात छुपाने वाली नहीं रही थी। मेरी मम्मी पापा और नैना के मम्मी पापा सब इकट्ठा बैठे और उसके बारे में विचार किया कि क्या किया जा सकता है। नैना दिन में तो ठीक रहती थी, सबसे हंसकर बात करती थी, खाना पीना भी बना लेती थी, लेकिन रात को उसका रूप दूसरा ही हो जाता था। इतने दिनों तक जो मैंने महसूस किया वो ये था कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, सबसे ज्यादा दुश्मनी मुझसे थी और अब तो वो मुझको मार डालने चाहती थी। रात में जैसे कोई और उसमें घुस आता था। नैना की माँ तो रोने लग गई और परेशान होकर कहने लगी, कितनी अच्छी मेरी बेटी थी और उसका क्या हाल हो गया। हमारी बेटी को किसी बुरी चीज ने पकड़ लिया है। मेरे साथ जो उसे जिन की दुश्मनी थी, उस बात को घर वाले समझ गए। उनकी सबकी समझ में आ गया कि जिन मुझको मारना चाहता है। इसीलिए पापा ने मुझसे कहा, बेटा तो कुछ दिन यही नीचे वाले कमरे में सो जा, वो अकेली ऊपर रहेगी। अब तक तो रात की बात थी, लेकिन अब नैना दिन में भी बदलने लगी थी। एक दिन उसकी मम्मी खाना लेकर आई और बोली, बेटी तुझको राजमा चावल बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने तेरे लिए राजमा चावल बनाया है, ले ये खाना खा ले। नैना ने उनके हाथों से झपट कर थाली ली और किसी जानवर के जैसे बैठ गई। फिर वो जमीन पर बैठकर खाने लगी। वो दोनों हाथों से मुंह में भर भर के खा रही थी। वो 1 मिनट में खाना चटकर गई और फिर बोली, और चाहिए। उसके हाथों से चावल गिर रहे थे, मुंह से लार बह रही थी, जैसे भूख झवे जन्मों की हो। मैं नैना की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। अपनी जान की सेफ्टी के लिए मैं रात में जरूर नीचे लेटता था, लेकिन पूरे दिन मैं नैना के पास ही बना रहता। एक दिन मैंने देखा कि नैना ने नीली साड़ी पहन रखी थी, उस पर उसने हरा दुपट्टा ओढ़ लिया। उसने आंखों में इतना सारा काजल लगा लिया था कि लग रहा था शायद उसने काजल की डिब्बी ही खत्म कर डाली है। और माथे पर 5 बिंदियां लगा रखी थी। कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियां थी। उसका ऐसा अजब भेष देखकर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, नैना ये तुमने क्या पहन रखा है? वो बोली, वो कहता है ये अच्छा लगता है मुझ पर, अब मैं उसे अच्छी लगती हूँ। नैना जब नॉर्मल होती तो वो मुझसे बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन जब जिन के चंगुल में होती तो उसका रवैया ऐसा होता था कि जैसे मुझे मार डालेगी। उसके अंदर मौजूद जिन मुझे हर हाल में मार डालना चाहता था। अब मेरी और नैना की कोई बात नहीं थी, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से मेरी और जिन की लड़ाई चल रही थी। एक तरह से कहें तो ये लुक्का छुपी वाला खेल चल रहा था। मैं उससे बचता घूम रहा था और वो मुझे मार डालने के मौके ढूंढ रहा था। वो तो मुझे टाइम रहते पता चल गया था, नहीं तो धोखा हो जाता।
सोते टाइम अगर वो मुझ पर हमला कर देता तो मुझे पता भी नहीं चलता और मैं धरती का टिकट कटाकर भगवान के यहाँ पहुंच चुका होता। लेकिन जिस दिन नैना ने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, उसी दिन से मैंने रात में उसके आसपास भी रहना छोड़ दिया था। अब मैं केवल दिन में ही उसकी देखभाल करता था, तो मैं हर समय सावधान रहता था। इसके अलावा मेरी मम्मी ने जिनसे छुटकारा पाने के लिए कोई भी दरगाह, कोई भी मन्नत, कोई भी इबादत छोड़ी नहीं थी। लेकिन ऐसा जिद्दी जिन हम लोगों की जिंदगी खराब करने आया था कि वो टस से मस नहीं होता था। पता नहीं वो चाहता क्या था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा तांत्रिक भी नहीं मिला था जो उससे उगलवा सके कि तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए, तुम नैना के पीछे क्यों पड़े हुए हो। हम लोगों की जिंदगी नरक बन चुकी थी। ना तो ढंग से खाना पीना होता था, ना ही रात को कोई चैन से सो पाता था। पूरे मोहल्ले में ये खबर अलग से फैल गई थी कि इनके घर में बहू पर जिन सवार हैं। कुछ लोग तो हालचाल पूछने के बहाने तमाशा देखने के लिए आते थे, तो उनकी बातचीत और मनसा से हम लोग ये समझ गए कि इन्हें ऐसे टाइम में भी अपना मनोरंजन चाहिए। तो गुस्से के मारे हमने उन लोगों को खरी खोटी सुना दी और उन्हें अपने घर से चलता कर दिया। लेकिन फिर हमारी उनसे नाराज हो गई। जाहिर सी बात है, आप जिसको अपने घर से भगाओगे तो वो नाराज तो होगा ही, खुश थोड़ी ना होगा। ऐसा लगता ही नहीं था कि पहले हम लोग कभी सुखी इंसान थे। ऐसा लग रहा था कि हम मुसीबत में ही पैदा हुए हैं और अब ये मुसीबत कभी खत्म भी नहीं होगी, हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। कभी कभी तो ऐसी झल्लाहट होती थी कि कुछ पूछो मत। अब मम्मी मुझे ताना मारने लगी थी कि और कर लो अपने मन की शादी। मैं तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर रही थी, तब तुम्हें पसंद नहीं आया था। तो फिर एक दिन मैंने सख्त शब्दों में मम्मी से कहा कि मम्मी अब दोबारा में इस बात को कभी मत कहना। इसमें नैना की कोई गलती नहीं है, हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं। नैना की जगह कोई भी लड़की होती और वो वहां जाती तो उस पर भी जिन सवार हो जाता। मेरे इतना गुस्सा होने पर फिर मम्मी ने उस बात का ताना नहीं दिया। लेकिन मम्मी भी क्या करें, बेचारी परेशान हो गई। इंसान तो इंसान ही होता है। पूरे दिन भर काम करके वो थक जाती है, फिर रात में भी बवाल मचा रहता है, नींद पूरी हो नहीं पाती। घर भर में सभी लोग बीमार लगने लगे। अचल और रचना की पढ़ाई खराब होने लगी। अचल तो घर छोड़कर चला गया और वहीं अपने एक दोस्त के साथ किराए पर रहने लगा। लेकिन रचना कहाँ जाए। मम्मी बीमार हो गई है तो उनकी जगह रचना को काम करना पड़ता है, इसलिए रचना की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है और मेरी भी कंपटीशन की तैयारी ठप हो गई है। हाँ, पापा जरूर ड्यूटी चले जाते हैं, अगर वो घर पर बैठ जाएंगे तो काम चल ही नहीं सकता। घर में हंसी खुशी तो जैसे कोसों दूर चली गई थी। सवेरे इसी चिंता में उठते कि आज पता नहीं क्या हंगामा होगा, और हर समय तो नैना की जान का खतरा बना रहता कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। नैना की मम्मी पापा भी परेशान रहते थे। जहां कोई बताता ही सोजा और सयाने को ढूंढ कर ले आते, लेकिन वो मार पीट खाकर और जलील होकर भाग जाता था। कोई भी इस जिन के आगे टिकता नहीं था। इस चक्कर में अब नैना की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। वो पहले जैसी नहीं रह गई थी। वो खाना बहुत ही कम खाती, उसकी तंदुरुस्ती गिरती जा रही थी। लेकिन कोई ढंग का तांत्रिक मिल ही नहीं रहा था जो उसे सही करवा पाता। अब हम लोगों को एक नई चिंता हो गई थी कि अगर नैना ठीक नहीं हुई तो वो ऐसी सूख सूख कर मर जाएगी। वो नैना की जान लेकर ही पीछा छोड़ेगा। फिर एक दिन मुझे ध्यान आया कि मुझे वापस आते टाइम बस में एक बूढ़े अंकल ने फोन नंबर दिया था और कहा था जरूरत हो तो मुझे याद करना। आज मैंने वही नंबर निकाला और उनको फोन किया। एक बार में ही कॉल उठ गई। उन्होंने मुझसे बात की और मैंने जब परिचय बताया कि मैं बस में मिला था तो आपने नंबर दिया था। आपने मुझे एक बड़े तांत्रिक के बारे में बताया था। अब मुझे उन्हीं तांत्रिक को बुलाना है, इसलिए मैंने आपसे उनका फोन नंबर या पता पूछने के लिए कॉल किया। और ये कहकर मैंने उनको अपने यहाँ का पूरा किस्सा सुना डाला। तो उन्होंने तबाक से कहा, हाँ क्यों नहीं, तांत्रिक अग्निवेश से कांटेक्ट कीजिए, उनका नंबर मैं देता हूँ। उन्होंने तांत्रिक अग्निवेश का कांटेक्ट नंबर मुझे दे दिया। उस नंबर से मैंने तांत्रिक अग्निवेश को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया तो सबसे पहले यही कहा कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो मैंने उन्हें सारा किस्सा बताया और बताया कि जब मैं वापस लौट कर आ रहा था तो मुझे बस में एक बुजुर्ग ने आपका नंबर दिया था और कहा था कि अगर कोई समस्या बनती है तो तांत्रिक अग्निवेश जी को बुला लेना, उनके आगे बड़े से बड़े जिन पानी भरते हैं। उन्होंने मुझसे बड़े आराम से बात की और मैंने जब जिन वाली बात बताई तो वो गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, काम कठिन जरूर है लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। दोपहर तक तांत्रिक अग्निवेश जी हमारे घर आ गए। तांत्रिक अग्निवेश के बारे में कहा जाता था कि खतरनाक से खतरनाक जिन को अगर कोई काबू में कर सकता है तो वो है तांत्रिक अग्निवेश। वो हिमालय से नीचे नहीं जाता। जिन ने क्या, लेकिन अगर वो तैयार हो जाए, कदम पीछे हटना पड़ेगा। तांत्रिक अग्निवेश जब हमारे यहाँ आए तब दोपहर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई हो, क्योंकि बादल छाए हुए थे। उनके सिर पर जटाएं थीं, आंखें ऐसी लाल थी जैसे आंखों में अंगारे भरे हों, और गर्दन में सांप की हड्डियों की माला थी। उनका रूप भी बहुत भयानक था। उन्होंने नैना को देखा और कहा, इसके शरीर को जिन्न ने अपना घर बना रखा है। तुमने सही टाइम पर मुझे बुला लिया, वरना ये जिन्न इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि शर्तियां इसकी जान लेकर ही जाएगा। लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, इसलिए चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। इसके शरीर को छोड़कर जिन्न तो क्या, जिन्न का बाप भी जाएगा।
उसे जाना ही पड़ेगा। अब इसे वापस शुद्ध करना पड़ेगा। तांत्रिक अग्निवेश ने कहा, मुझे एक कमरा अलग से दे दो, इसमें किसी का आना जाना नहीं होगा और मैं जो भी सामान बताऊं वो मुझे तुरंत मिलना चाहिए। मम्मी ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब हम यही सोच रहे थे कि ये सफलतापूर्वक यहाँ टिक जाएं तो कुछ बात बने। हम लोगों को केवल यही डर था कि जैसे पहले वाले ओझा सयानों को जिन्न ने मारकर भगा दिया था, वैसे ही कहीं तांत्रिक अग्निवेश को भी यहाँ से भगा न दे। उन्हें छत वाला कमरा दे दिया गया। उन्होंने मुझे सामान की एक लिस्ट थमाई। मैं वो लिस्ट लेकर बाजार में गया और काफी खोजबीन के बाद कई दुकानों से वो सामान लेकर लौटकर आया तो घर में एक अलग ही नजारा था। एक नया हंगामा मचा हुआ था। तांत्रिक अग्निवेश के सामने नैना खड़ी थी और लाल लाल आंखों से तांत्रिक अग्निवेश को घूर रही थी। एक किनारे दूर मम्मी और रचना डरी हुई खड़ी थी। उन्होंने मुझे चुपके से बताया कि जब तुम सामान की लिस्ट लेकर बाहर गए तभी नैना कमरे से बाहर निकली और तांत्रिक अग्निवेश के कमरे के बाहर खड़ी होकर चुपके से उन्हें देखने लगी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकले तो वो उन पर टूट पड़ी। तांत्रिक अग्निवेश पर हाथ भी चलाया, लेकिन तांत्रिक अग्निवेश ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे बांध दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। मुझसे तांत्रिक अग्निवेश ने कहा, जाओ नैना को उसके कमरे में पहुंचा कर आओ। तांत्रिक अग्निवेश ने घर की छत पर तांत्रिक मंडल बनाया, लाल रंग के सिंदूर से गोल आकृति बनाई और भी बहुत सारा सामान रखकर तांत्रिक मंडल घेर दिया। फिर नैना को बुलवाया और उस तांत्रिक मंडल के बीच में उसे बिठाया। चारों ओर त्रिशूल, नींबू, मिर्च, राख और हवन सामग्री थी। तांत्रिक अग्निवेश ने कमर से भैरव वंशी निकाली। वो बांसुरी नहीं थी, वो हड्डी की बनी थी। उन्होंने बजानी शुरू की। बीच बीच में वे मंत्र पढ़कर सरसों नैना पर फेंकते। अब धीरे धीरे नैना की आंखें सफेद होने लगी, वो कांपने लगी। फिर अचानक वो जोर से चीखी, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। नैना के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर तांत्रिक अग्निवेश मुस्कुराए और बोले, तो तू ही बता दे, कौन है तू। तभी नैना गुस्से में अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए गुर्राने लगी और नैना के शरीर में मौजूद जिन चिल्लाया, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक अग्निवेश ने सरसों पढ़कर मारी तो नैना बिलबिला उठी। तांत्रिक अग्निवेश ने व्यंग से हंसकर कहा, पहले तुम ही बच जाओ, फिर मुझे मारने की बात सोचना। तांत्रिक अग्निवेश एक से एक मंत्र पढ़कर कभी सरसों फेंक कर मारते तो कभी नैना के ऊपर जल छिड़कते और हर बार में नैना चीखने लगती। अंत में उन्होंने मंत्र पढ़कर जो नैना के ऊपर जल छिड़का तो वो चिल्लाने लगी, अब बस करो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। नैना का शरीर पीछे की तरफ ऐसे झुक गया जैसे रीढ़ की हड्डी गायब हो गई हो और मुंह से बाहरी आवाज निकली, मेरा नाम रफीक है, मैं नैना को ले जाने आया था, पर तूने तो मुझे जला ही डाला है। मैं अपनी पूरी कहानी सुनाता हूं। मैं रफीक हूं। कभी मैं भी एक जिंदा इंसान था, अपना बिजनेस करता था, सपने देखता था और एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था जिसका नाम था ज़ारा। हाँ, वही ज़ारा जिसकी हंसी मेरे दिन की शुरुआत थी और जिसके बिना शामें वीरान लगती थी। पहली बार वो मेरे क्लॉथ हाउस में अपनी बहन के साथ आई थी। उसे अपने लिए कुछ कपड़े चाहिए थे। यह हमारी पहली मुलाकात थी। उसमें हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत इंप्रेस्ड हुए थे। मैंने उसे कपड़े गिफ्ट के रूप में दे दिए थे, उससे पैसे नहीं लिए। इस बात से वो बहुत खुश हो गई थी। फिर अक्सर वो मुझसे मिलने लगी। हम घंटों फोन पर बातें करते थे। एक दिन मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं, मैं उसे प्रपोज करूंगा। मैंने तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसने ही मुझसे प्यार का इजहार कर दिया। मैंने उसे बहुत महंगे तोहफे दिए और मैं धीरे धीरे उसका सारा खर्चा ही उठाने लगा था। वो हर महीने मुझसे एक बड़ी रकम गिफ्ट के नाम से, कभी खर्चे के नाम से ले लेती थी। मुझे नहीं पता था कि वो केवल मुझे पैसा अंट रही है। उसने दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना रखा था। वो उसी से शादी का प्लान बना रही थी। वो मुझे केवल धोखा दे रही थी। अब धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने मुझसे और भी करीबी बनाई और कुछ फोटोग्राफ और वीडियो बना लिए। उनको लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। ये मामला उल्टा था। मैं इज्जतदार घर का था, इसलिए अपनी इज्जत से डरता था और वो मुझे उल्टा ब्लैकमेल कर रही थी। धीरे धीरे उसने ब्लैकमेलिंग के नाम से बहुत रकम ऐंठ ली। उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, तो मैंने उससे कहा कि जितना भी लेना हो एक मुक्त रकम ले लो और ये किस्सा खत्म करो। तो उसने मुझे बुलाया। वहां उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया और मैं उसे देने के लिए जो एक मुक्त रकम ले गया था, वो रकम लेकर वो फरार हो गई। और मेरी आंखें जब खुली तो मैंने अपने आप को कब्रिस्तान में पाया। मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरी। मौत के बाद मैं कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। अब मैं एक जिन्न हूं, एक प्रेमी जिन्न जिसने मोहब्बत में सिर्फ दर्द पाया, धोखा खाया और अब वही दर्द मैं दूसरों को देने लगा हूं। मैं बस एक बात सोचता हूं, मेरा सुख चैन, मेरा प्यार अधूरा रहा तो मैं दूसरों को पूरा क्यों करने दूं? उनको भी अधूरा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अधूरा रह गया। तभी मुझे जोड़े पसंद नहीं है। जब भी कोई जोड़ा मेरी नजरों के सामने से गुजरता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरी आत्मा तड़प उठती है। मैं सबको अलग करता हूं। मैंने कई जोड़ों को तोड़ा,
किसी की सगाई तुड़वाई, किसी की शादी में दुल्हन बेहोश कर दी। नैना जैसी आत्माएं मुझे पसंद आती है, जो भावुक हो, जिनमें प्यार की आग हो। मैंने उसे चुना क्योंकि उसका प्यार सच्चा है, और सच्चे शरीर में ही तो मैं अमर हो सकता हूं। मैं लड़कों के कान में फुसफुसाता हूं, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ देगी, और लड़कियों को सपनों में देखता हूं और कहता हूं वो तुम्हारा प्रेमी तुम्हें धोखा देगा। कभी उनका फोन खुद ब खुद बंद हो जाता है, कभी गिफ्ट गायब हो जाता है, और कभी उनका प्यार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत एक धोखा है और मैं उसका सबूत हूं। तांत्रिक अग्निवेश ने गुस्से में कहा, तू एक दुष्ट आत्मा है। अगर तेरे साथ धोखा हुआ तो क्या पूरी दुनिया को मार डालेगा? पूरी दुनिया के लिए ऐसा करेगा? ये तो दूसरे लोक में भी जायज नहीं है। तू ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि अब तू खत्म हो जा, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों को तू मारेगा। तेरा खत्म होना ही जरूरी है। तांत्रिक अग्निवेश ने काली राख उठाई, उसे आग में फेंका और मंत्रों को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। अब माहौल बदलने लगा। चारों ओर से हवा तूफान की तरह चलने लगी। घर के सारे बल्ब फूट गए। नैना जमीन से 4 फीट ऊपर उठ गई। हम लोग ऐसा खौफनाक सीन देखकर डर के मारे थर-थर कांपने लगे। तांत्रिक अग्निवेश ने त्रिशूल नैना की छाया पर मारा। छाया कांपी और धुएं की तरह एक काली आकृति अलग होकर जमीन पर गिरी। जिन्न चिल्लाया, तू मुझे इस जिन्न से नहीं हटा सकता, मैं आग से बना हूं। तांत्रिक अग्निवेश ने अपनी कमर से भस्म का डिब्बा निकाला और एक ही मुट्ठी हवा में फेंकी। उनका चेहरा एकदम लाल होकर तमतमा रहा था। उन्होंने गुस्से में आकर कहा, आग से बने हो तो आग में जाओ, पर अब मुक्त हो जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने मंत्र पढ़कर फिर से राख फेंकी। नैना की छाया से अलग होकर जो छाया जमीन पर गिरी थी, वहां से लपटें उगने लगी। जिन्न के रोने धोने और चीख पुकार की आवाज आने लगी और वो छाया जलने लगी। जैसे जैसे वो छाया जल रही थी, वैसे ही चीखें तेज हो रही थी। धीरे धीरे चीखें बिल्कुल शांत हो गई। अब वो छाया जलकर भस्म हो चुकी थी। नैना के शरीर से जिन्न का खात्मा हो चुका था। चारों ओर शांति छा गई। हवा में टंगी नैना धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसकी आंखें बंद थी। जब उसने आंखें खोली तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे देखकर बड़े आश्चर्य से बोली, क्या हुआ विवेक, तुम ठीक हो? ये सब लोग यहाँ जमा क्यों हैं? लंबे समय के बाद उसके मुंह से मैंने नॉर्मल बात सुनी थी, इसलिए मैं इतना खुश हो गया कि मैंने उसे गले से लगा लिया। उसका माथा अब ठंडा था और वो आराम में लग रही थी। मैं दौड़कर तांत्रिक अग्निवेश के पैरों में गिर पड़ा। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया। तांत्रिक अग्निवेश जाते जाते बस इतना कहा कि प्यार अगर सच्चा हो तो जिन्न भी हार मानता है, लेकिन कभी भूल कर भी कब्रिस्तान की तरफ मत जाना। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। नैना अब वही है, मेरी पुरानी वाली नैना। अब उसकी सेहत तेजी से सुधर भी रही है। फिर मेरी जॉब लग गई और मैं श्योपुर चला गया। साथ में नैना को भी ले गया। आज मेरी जिंदगी खुशहाल है। लेकिन कभी भी मैं पिछला जीवन याद करता हूं तो अब भी शरीर में डर की एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है और मैं सोचता हूं कि वो क्या जमाना था जब मैंने इतना भयानक दौर झेला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब जब सब कुछ सामान्य हो चुका है, विवेक और नैना की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट चुकी है। हालांकि भूत प्रेत और रूह की बातें सुनकर लोग हंसते हैं, लेकिन जिसने झेला है वो जानता है कि ये डर असली होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी सुनसान जगह या कब्रिस्तान के पास जाएं तो जरा संभल कर, क्योंकि कुछ आत्मा इंतजार में होती हैं आपके एक गलत कदम का। कहानी पसंद आई हो तो डीप स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।